मैं हूं बिमलेंदु और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट का गुफ्तगू प्रोग्राम। आज गुफ्तगू में हमारे साथ हैं कुमार निर्मलेंदु। कुमार निर्मलेंदु बिहार से हैं, लेकिन शासकीय सेवा में हैं, उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में, और जिला आपूर्ति पदाधिकारी गाजीपुर के पद पर अभी पदस्थापित हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, मगधनामा और कौसाम्बी और प्रयागराज और कुंभ। हम आज इनसे पूछते हैं कौसाम्बी के बारे में। कौसाम्बी जानते हैं कि ऐतिहासिक स्थल निर्मल है। जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे इस पुस्तक की रचना कैसे हुई, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई। कौसाम्बी पुस्तक, इस तरह की कोई पुस्तक बाजार में दिखती नहीं है। तो ये मगधनामा आपकी बहुत प्रसिद्ध कृति है, ये कौसाम्बी हम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे की? अ, दरअसल मैं कौशाम्बी में जब मेरी तैनाती थी, मैं वहाँ पोस्टेड था, हम्म, तो वहाँ के जिलाधिकारी ने एक बार मेरी जो साहित्य और इतिहास में जो मेरी रुचि है, अच्छा अच्छा। इसको देखते हुए उन्होंने एक बार कहा कि मैं चाहता हूँ कि कौशाम्बी, चूँकि नए जो ज़िले हैं उनके गजेटियर उपलब्ध नहीं हैं, अच्छा, तो उनके बारे में बहुत ही कौसाम्बी नया जिला नया है। जिला है। ये अच्छा। 1997 में नया जिला बना, किस जिले से प्रयागराज कटकर? प्रयागराज से कटकर, जो इलाहाबाद कहा जाता था पुराना पहले। इलाहाबाद जो है। अच्छा अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में, वो अपनी ही परंपरा, अपनी संस्कृति के बारे में सुपरिचित नहीं है, उनको बहुत जानकारी नहीं है। तो और हिंदी में चूँकि कोई ऐसी किताब उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ लिखें, और उस ताकि यहाँ के साथ और बाहर के भी जो तमाम लोग हैं जो कौशाम्बी की ऐतिहासिकता के बारे में, उसकी जो उसकी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके उनके लिए वो उपयोगी साबित हो सके। और इसके बाद ही मैंने वो इसको लिखना शुरू किया, और अब ये किताब उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। तो यही इसकी पृष्ठभूमि है। तो फिर इसका शोध कार्य कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने जिलाधिकारी ने जब कहा और आप एक पदाधिकारी थे, तो एक महती जिम्मेवारी जरूर कहीं ना कहीं आ गई होगी कि पुस्तक बेहतर फॉर्म में निकले। हाँ, मैं वहाँ हाँ अधिकारी अवश्य था, हाँ हाँ। लेकिन मैंने उनका आशय अधिकारी कुमार निर्मलेंदु की जगह जो है वो लेखक कुमार निर्मलेंदु से उन्होंने कहा था, और मैंने उसी रूप में उसको वहाँ विभिन्न स्थलों पर जाकर मैंने स्वयं उनको देखा, उनको समझा। विभिन्न जो पुराने उपलब्ध किताबें थी, हिंदी में कोई किताब इस रूप में उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी में 1935 के आसपास एक किताब लिखी गई थी, जिसकी भूमिका राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी थी, प्रसिद्ध इतिहासकार। तो वो किताब, उस किताब को मैं देखता गया, तो मैं शुरुआती दौर में जब खुद कोई विशेष उत्खनन भी उस समय नहीं वहाँ का हो पाया था। अच्छा। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही, जैसा कि मैंने आपको एक बार जिक्र किया था, कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगभग भारत में 50 जो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको उनकी खोज दरअसल उन्होंने की थी। अच्छा। तो कौशाम्बी भी उसी में शामिल था। अच्छा। जैसे नालंदा की खोज उन्होंने की, वैसे ही कौशाम्बी की खोज भी उन्होंने की। लेकिन उसका उत्खनन नहीं हो पाया था, तो वो जो प्रामाणिक रूप से वो बातें नहीं आ पाई थी। और मॉर्टिमर व्हीलर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने, और जो कि इतिहास के अच्छे जानकार भी थे, तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस समय प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा प्रोफेसर हुआ करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अच्छा। तो उनको उन्होंने उसका निदेशक बनाया, और उनकी देखरेख में उत्खनन कार्य शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। तो और उसके बाद उसकी जो रिपोर्टें आई, तो रिपोर्टें आई, और अंत में जो वहाँ एक घोषिताराम नाम का एक विहार मिला है, अच्छा अच्छा। जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एक बार वहाँ प्रवास भी किया था, वर्षावास भी किया था, उससे संबंधित रिपोर्ट अभी तक वो प्रकाशित नहीं हो सकी। तो वो जो है, और जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो उत्खनन संबंधी रिपोर्ट होती है, वो बहुत दुर्बोध किस्म की होती है, आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती हैं। तो मैंने
उन सब का अध्ययन करके, और वो इलाहाबाद म्यूज़ियम हो या लखनऊ म्यूज़ियम हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग है, अच्छा। वहाँ पर कौशाम्बी म्यूज़ियम नाम से एक संग्रहालय है, अच्छा। जो प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा ने जिसकी स्थापना की तो थी। क्या वहाँ कौशाम्बी से जो उत्खनन में कुछ प्राप्त हुआ हाँ, वो प्रदर्शित है? हाँ, वो सारी चीज़ें जो वहाँ उत्खनन में प्राप्त हुई थी, वो वहीं संरक्षित हैं। कुछ चीज़ें जो हैं इलाहाबाद म्यूज़ियम में संरक्षित हैं, कुछ जो सिक्के वगैरह हैं वो लखनऊ म्यूज़ियम में भी हैं। लखनऊ में। तो और वहाँ की कुछ चीज़ें जो हैं वो कलकत्ता नेशनल म्यूज़ियम में भी हैं। अच्छा। तो उन विभिन्न लोगों से बात करके जो और तथ्यों का संकलन करके और उसको एक मुकम्मल जो है उसको कह लीजिए कि साहित्य की चाशनी में लपेट करके, जो मेरा स्वभाव है, जो कि मैं साहित्य मतलब और उसका एक जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, तो वो हमने उसको इस रूप में प्रस्तुत किया। तो मैं छांटने लगा कि ये जो विषय है केवल इसको अभिलेखीय प्रमाण या शास्त्रीय जो साहित्यिक प्रमाण है वहीं तक उसको न रखा जाए। तो उसी क्रम में मुझे पता चला कि जो संस्कृत के 5 पुराने नाटक हैं उसमें कौशाम्बी की ही कथा कही गई है, वो वत्स की ही कथा कही गई है। अच्छा। इसके अलावा जो कथा सरित सागर है उसमें भी मूलतः राजा उदयन की कहानी कही गई है, वत्स देश की कहानी कही गई है और कौशाम्बी की कहानी कही गई है। वत्स देश की राजधानी थी। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि कौशाम्बी नाम शायद लोग अगर आप जिक्र करें तो ये दिल्ली और यूपी गाज़ियाबाद के किसी कॉलोनी का चेहरा सामने आता है, लेकिन कौशाम्बी इतिहास में कौशाम्बी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में कुछ आपने अभी 5 बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा और इसी में एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी परंपरा में 2 महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं। अच्छा। दो वंश हुए हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अच्छा। तो सूर्यवंश का संबंध जो है अयोध्या से है। इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की और वहाँ के पहले राजा हुए और वहाँ से इक्ष्वाकु का कुल चलता है, जिसमें कि बाद में रघु हुए, सगर हुए, दिलीप हुए, दशरथ हुए और श्री राम हुए। तो वो परंपरा अयोध्या से चलती है, सूर्यवंश की परंपरा। दूसरी परंपरा चंद्रवंश की है। अच्छा। जिसका केंद्र प्रतिष्ठान है। मैं एक नाम और उसमें जोड़ दूं, भगीरथ का नाम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, भगीरथ का। जी जी। तो वो जो है मैं चंद्रवंश की बात कर रहा था। तो चंद्रवंश का जो केंद्र, सूर्यवंश का केंद्र अयोध्या और चंद्रवंश का केंद्र प्रतिष्ठान। अच्छा। प्रतिष्ठान जो है वो प्रयागराज है। प्रयागराज का ही, क्योंकि प्रतिष्ठान नाम से लोग अवाक रह जाएंगे कि कौन सी जगह है। तो प्रतिष्ठान जो अभी वर्तमान में प्रयागराज में झूसी का जो इलाका है, तो वो उसी को प्रतिष्ठान कहा गया है। प्राचीन नाम है उसका। तो प्रतिष्ठान के बारे में एक चीज यहाँ पर मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सारी परंपरा हमारे यहाँ मनु से शुरू हुई है। अच्छा। तो मनु के ही पुत्र थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु से जो है वो सूर्यवंश चलता है। और मनु के एक पुत्र का नाम इल था, जो कि एक बड़ी रोचक कथा है। और वो एक वन में प्रवेश कर गए थे, वहाँ निषिद्ध था किसी पुरुष को जाना। उस वन में जाने के बाद ऐसी कथा है, मिथकीय कथा है, कि वो स्त्री रूप में चले आए और उनका नाम इल से इला हो गया। और इला का विवाह जो है चंद्रमा के पुत्र बुध से हुआ। अच्छा। और फिर बुध और इला के पुत्र हुए पुरूरवा, राजा पुरूरवा नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। अच्छा। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और वहाँ से वो परंपरा जो है प्रयाग से वो चलती है और वो चंद्रवंशियों का वो केंद्र है, गढ़ है। बाद में वो उसी में कुल में कुरुवंश आता है। कुरुवंश जो कौरव पांडव हैं वो उनका संबंध चंद्रवंश से है। अच्छा। तो इनकी राजधानी बाद में वो हस्तिनापुर और वहाँ हस्तिनापुर चली गई, दो दिल्ली के आसपास, और फिर इंद्रप्रस्थ नगर बसा। पुराणों में, विष्णु पुराण में एक संदर्भ आता है कि गंगा में आई बाढ़ के कारण हस्तिनापुर नगर नष्ट हो गया। अच्छा। जब नगर नष्ट हो गया तो
परीक्षित, जन्मेजय, तो इसी इन्हीं जो युधिष्ठिर का जो वंश है, उसी में एक राजा हुए। और उनके समय चूंकि ये राज्य नष्ट हो गया था, उनका नाम निचक्षु था। तो निचक्षु जो है वो स्थान उनका मुंह बना हुआ था प्रयाग क्षेत्र से। अच्छा। जो कि उनका मूल स्थान वहीं था। तो उसी प्रयाग क्षेत्र में वत्स देश में वत्स देश की राजधानी रही थी कौशाम्बी। तो वो आते हैं और कौशाम्बी को सबसे पहले राजधानी बनाते हैं। अच्छा। और उसी में आगे चल करके उदयन नाम के राजा होते हैं। तो ये निचक्षु हों या युधिष्ठिर हों या जन्मेजय हों, ये मिथकीय चरित्र अगर इसको उनको हम माने, लेकिन उदयन जो है ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अच्छा। ऐतिहासिक व्यक्ति इस रूप में हैं कि उदयन महात्मा बुद्ध और महावीर ये समकालीन थे। तो और एक खास बात ये है कि वहाँ से ये चूँकि राजधानी बनती है तो उसका विकास होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी जोड़ दूँ कि राम जब उनको वनवास हुआ तो अयोध्या से चल के जब आए तो सबसे पहले वो वत्स प्रदेश में आते हैं। अच्छा। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। वत्स प्रदेश में आते हैं और वहाँ से फिर वो चल करके एक रात्रि विश्राम करते हैं। वो स्थान कौशाम्बी में है। अच्छा। वो चरवा नाम का एक स्थान है, चरवा नाम की एक सब डिवीज़न है, वहाँ का तहसील है। तो वहाँ चरवा नाम का गांव है। उसी गांव में एक स्थान है जहाँ कहते हैं कि प्रभु राम ने वहाँ विश्राम किया था। और उसके बाद वो अगले दिन चल करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे थे, संगम के तट पर जो बसा हुआ था। और फिर वहाँ से जाके चित्रकूट गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने वनवास का जो है लगभग 12 वर्ष वहाँ व्यतीत किया था चित्रकूट में। तो वत्स जो है उसका रामायण में, महाभारत में, सब में जिक्र है। जिसके मैंने जिक्र किया कि वो विष्णु पुराण में है, तो वो जिक्र वो संदर्भ जो है महाभारत में भी आता है, महाभारत में भी ये कथा आती है। और ये एक आखिरी सवाल इस पुस्तक से रिलेटेड, आप चूँकि ये मगधनामा की भी रचना की है, इसके लेखक हैं, तो मगध क्षेत्र से क्या कौशाम्बी का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, कई रूप में है। ये इस रूप में है कि मैं 3 बातें आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के वत्स देश के जो राजा हैं, सबसे प्रतापी राजा हैं, वो उदयन है। अच्छा। उदयन ऐसा भारतीय माने जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है, तो लोक साहित्य में राम और कृष्ण के चरित्र के बाद साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस चरित्र नायक के रूप में जिसका वर्णन है वो व्यक्ति उदयन ही है। अच्छा। और उदयन का जन्म जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि उदयन और गौतम बुद्ध का जन्म एक ही दिन हुआ था। अच्छा। एक और खास बात यह है कि वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर और मगध के सम्राट अजातशत्रु और उदयन, ये तीनों मौसेरे भाई थे। अच्छा। कैसे रिश्ता था जरा इसका? रिश्ता इस रूप में है कि वैशाली के जो गण प्रमुख थे उनका नाम चेटक था। अच्छा। तो चेटक की 7 पुत्रियां थी। उनमें से त्रिशला नाम की जो उनकी पुत्री थी, उससे वर्धमान महावीर उत्पन्न हुए। अच्छा। उसमें उनकी एक पुत्री जो थी उससे जिसका विवाह बिंबिसार से हुआ, उससे अजातशत्रु पैदा हुए। और उनकी जो तीसरी पुत्री थी उसका विवाह राजा शतानीक से हुआ था और उससे उनकी माता थी, उदयन की माता जी थी। इस रूप में वर्धमान महावीर, अजातशत्रु और उदयन तीनों के नाना वैशाली के गण प्रमुख राजा चेटक थे। ये बड़ा रोचक रिश्ता और ये सामने आया है। कौशाम्बी पुस्तक के बारे में एक आखिरी सवाल ये है कि इसमें आपने जितने चीज़ों को समेटने का प्रयास किया, मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी तस्वीरें हैं और भाषा रोचक है, काफ़ी अच्छा प्रस्तुतिकरण है, तो ये काफ़ी पठनीय बन पड़ी होगी। लोग बोरियत नहीं महसूस करें कि इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा
इसका तो निर्णय वैसे हमारे पाठक ही करेंगे, मेरा इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान रखा है इसकी रोचकता के लिए। एक उसका ये है, मैं आपको स्पष्ट करूं कि जैसा कि मैंने कहा कि कथा सरित सागर की जो कथा है उसमें वरुरुचि उसके एक प्रमुख पात्र हैं। तो वरुरुचि का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। वरुरुचि जो है आगे चल करके मगध आते हैं और मगध में धनानंद के मंत्री होते हैं और वही अमात्य राक्षस के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अच्छा। तो जिनको हम अमात्य राक्षस के नाम से जानते हैं वो दरअसल वो कौशाम्बी में उत्पन्न परम विद्वान व्याकरण के ज्ञाता वो वरुरुचि हैं। अच्छा। इसके अलावा जो 5 संस्कृत के जो नाटक हैं, जैसे भास का 2 नाटक है, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, या श्रीहर्ष का 2 नाटक हैं, रत्नावली और प्रियदर्शिका, या एक बड़े नाटककार हुए हैं संस्कृत के अनंगहर्ष मायुराज। अच्छा। तो उनकी एक रचना है तापस वत्सराज। इन सब में राजा उदयन के विवाह की कथा है। अच्छा। तो विभिन्न कन्याओं से उनका विवाह होता है। उसमें एक कथा है कि उनका एक विवाह मगध की राजकुमारी पद्मावती से भी हुआ था इस रूप में, और उनका विवाह वासव दत्ता से भी हुआ था। वासव दत्ता अवंती के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री थी। तो वो तो बहुत ही रोचक कथाएं हैं। और कालिदास ने रघुवंश में ये इसका जिक्र किया है। आपको ये जाने कि ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए, ईसा से लगभग 500 साल पहले, 500 साढ़े 500 साल पहले। और गुप्त काल में लगभग ईसा के जन्म के 400 साल बाद कालिदास हुए। तो कालिदास रघुवंश में जिक्र करते हैं कि वहाँ के जो अवंती के जो ग्राम वृद्ध लोग हैं, अच्छा। वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, वहाँ के जो कथा कोविद हैं, जो लोगों को कथाएं सुनाते हैं, तो वो लोगों को राजा उदयन और वासव दत्ता की कहानी वहाँ लोगों को मनोरंजन के साधन के रूप में, जब उसमें मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो ये कथा उसमें सुनाई जाती थी। इससे उदयन की लोकप्रियता का भी पता चलता है। अच्छा। कि लगभग जो लंबा अंतराल है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और उधर 5वीं शताब्दी ईस्वी, तो ये जो लगभग 900 साल बाद उनकी कथा जो है उनके जब वो हुए वो प्रचलित थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि राम और कृष्ण के बाद जो सबसे लोकप्रिय कथानायक उदयन हुए। इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी, जो निश्चित रूप से साहित्य, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और इन सब चीज़ों में रुचि रखने वाले, आध्यात्म में भी रुचि रखने वाले, काव्य में रुचि रखने वाले सभी लोगों को पसंद आएगी और आनी चाहिए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं निर्मलेंदु जी, इतनी अच्छी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुमार निर्मलेंदु, कौशाम्बी पुस्तक के लेखक। लोक भारती प्रकाशन, जो राजकमल प्रकाशन समूह का ही एक अंग है, उससे प्रकाशित ये पुस्तक हुई है। इस न्यूज़ नेक्स्ट के गुफ्तगू प्रोग्राम में हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।